Hello, welcome to our class, English, class 10th. Today we will study the literature portion and the poem Fog, composed by Carl Sandburg. पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी, फिर उसके बाद फायर एंड आइस पढ़ा. उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोएम है उसको हमने स्किप कर दिया. जो हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स है, एनिमल्स है, बीच में आ गया एमेंडा, आ गया ट्रीज, आ गई द बॉल पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन वगैरह, ये भी आ जाती इस पोएम्स वगैरह है. तो इनको हमने स्किप कर दिया. जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम बीच में ले लेंगे. आज जो पोएम पढ़ रहे हैं उसका नाम है फॉग. नाम तो आप लोग सभी अच्छी तरह से कई बार सुना होगा, फॉग फॉग फॉग. परफ्यूम भी बहुत धूम मचा रखा है. क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है. तो उससे रिलेटेड ही है फॉग. फॉग मीन्स होता क्या है? पहले हम इसको ग्लोसरी को देखते हैं. ग्लोसरी अगर देखा जाए तो सबसे पहले वर्ड ही मैंने इसमें लिया फॉग. फॉग सिमिलर वर्ड भी याद रखो आप. सिमिलर वर्ड बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए. मिस्ट, इट मीन्स धुंध या कोहरा. सर्दी के दिनों में जो धुंध या कोहरा जो दिखाई देता है बर्फ़ की तरह, सुबह सुबह सर्दी के समय सूरज निकलने से पहले, जैसे सूरज तो निकल जाता है सूरज, लेकिन बादलों में छुपा होता है. जो सुबह का समय जो होता है 6 बजे 7 बजे का टाइम, या कई बार जैसे कोहरा लंबे समय तक भी छाया रखता है, लेकिन अमूमन सर्दी के दिनों में 6-7 बजे 6 बजे के आसपास जो सफ़ेद बादलों जैसा जो चारों तरफ छाया हुआ दिखता है वो धुंध है, कोहरा जिसे हम कहते हैं. फॉग मिस्ट, धुंध, कोहरा. आम भाषा के अंदर, लोकल भाषा में पाला भी कहा जाता है. हार्बर, हार्बर मीन्स पोर्ट. हार्बर ये समुद्र से जुड़ा हुआ शब्द है. हार्बर, हार्बर, पोर्ट. पोर्ट मीन्स क्या होता है? बंदरगाह. वह स्थान जहाँ पर जहाज़ आते हैं और जाते हैं, जहाँ पे रुकते हैं. जिस प्रकार से जहाज़ में यात्रियों को चढ़ना उतरना हो गया, या सामान विशेष रूप से गुड्स जो अपना जो होता है उनका चढ़ना उतरना, जो वो चीज़ें जो होते हैं वो बंदरगाह के लिए, शिप्स के लिए जो आता है वो. ऑन हॉन्चस, सिटिंग विथ बेंट नीज. ये अच्छी तरह से याद रखिए आप. सिटिंग विथ बेंट नीज, बेंट मोड़कर, नीज घुटने. सिटिंग विद बेंट नीज, घुटने मोड़कर बैठना. घुटने मोड़कर जैसे बैठते हैं ऐसे है ना, घुटनों के बल बैठना. घुटनों के बल ऐसे बैठ जाते हैं अपन, दुबक के बैठना, जिससे वो. लिटिल कैट फीट, इट मीन्स साइलेंटली. लिटिल छोटा, कैट बिल्ली, फीट पैर, छोटे बिल्ली के पैरों पर. इक्विवेलेंट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? साइलेंटली, चुपचाप. ये मेन ग्लोसरी है, वर्ड मीनिंग वगैरह इनको अच्छी तरह से ये कर लीजिए. इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉग. फॉग कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग. आपको जो पोएट के बारे में है ज़्यादा जानकारी आपको इसलिए यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ना तो पोएट का इंट्रोडक्शन ज़्यादा कई बार पूछा जाएगा कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के अंदर, और ना ही आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोर्शन के अंदर पोएट के बारे में ज़्यादा लिखना पड़ेगा. इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको पोएट के बारे में हो तो ज़्यादा है. इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट पोएट के बारे में बिल्कुल शॉर्ट बता लिए दे रहा हूँ. जैसे अबाउट द पोएट, कवि के बारे में. कार्ल सैंडबर्ग 1878 to 1967, इनका जीवन काल. जो छोटी सी जानकारी के अंदर जीवन काल सबसे पहले मेन आता. व्हेन वाज ही बॉर्न एंड व्हेन वाज ही डाइड. उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये 2 चीज़ें मेन जरूर. कार्ल सैंडबर्ग, इनका जन्म जो बर्थ जो हुई थी 1878 में, एंड ही डाइड इन 1967. वो 1967 में उनका देहांत हुआ था. वॉज एन अमेरिकन पोएट, राइटर एंड एडिटर. कार्ल सैंडबर्ग, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और इनका देहांत 1967 में हुआ था. वह एक अमेरिका के मूल निवास रूप से अमेरिका के रहने वाले अमेरिका के पोएट, कवि थे, राइटर लेखक थे, एडिटर संपादक, पत्र पत्रिकाएं वगैरह उनमें जो संपादन का कार्य जो करते वो थे. कुल मिला के ही वॉज अ लर्न पर्सन, एक विद्वान थे, स्कॉलर थे, एक ये कह सकते हैं. इसके बाद अबाउट द पोएम, कविता के बारे में जो है उसको हम अभी देखते हैं. जस्ट अबाउट द पोएम, कविता के बारे में. अब पोएम क्या कहती है? पोएम फॉग है. फॉग इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग. फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए. फॉग
फॉग इज ए शॉर्ट पोएम। फॉग जो है वो क्या है, एक शॉर्ट पोएम है, लघु कविता, कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचित, कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचित एक छोटी सी लघु कविता है। कौन सी कविता? फॉग। He has beautifully described the process of the arrival of the fog into a city। अब यहाँ पे ही की जगह पे बेटर होगा कि द पोएट कर लो, और अच्छा रहेगा, और अच्छा लगेगा यहाँ पर। जैसे द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ द अराइवल ऑफ द फॉग इनटू अ सिटी, हार्बर एंड इट्स साइलेंट डिपार्चर। द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, कवि ने यहाँ पर बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है। सुंदरता के साथ किसका वर्णन किया? द प्रोसेस ऑफ द अराइवल ऑफ द फॉग। प्रोसेस तरीका, पद्धति, द अराइवल आगमन, आना, ऑफ द फॉग धुंध का, फॉग का आने का तरीका, किस तरह से फॉग आती है, इसको बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है कवि ने इस पर। कहाँ पर आती है? इनटू अ सिटी, एक शहर में, हार्बर बंदरगाह, समुद्र का वो किनारा जहाँ पर जहाज़ें आती और जाती है, ऐसी जहाज़ें जो यात्रियों को और सामान को इधर उधर ले जाती है, तो वो जो पोर्ट जो होता है उसे हार्बर कहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस फॉग का अराइवल प्रोसीजर, आने का तरीका बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया। कहाँ आने का तरीका? इनटू अ सिटी, शहर में, हार्बर समुद्र किनारा, बंदरगाह में, एंड इट्स साइलेंट डिपार्चर, और आने का तरीका भी, और इसका साइलेंट डिपार्चर, और बड़ी शांत, बिल्कुल पता नहीं पड़े इस तरह से। डिपार्चर प्रस्थान, अराइवल आगमन आना, डिपार्चर प्रस्थान जाना, शांति से शहर में प्रवेश करना, बंदरगाह में प्रवेश करना, चारों तरफ प्रवेश कर जाना शांति से। कौन करते शांति से? बड़ी फॉग। शांति से तात्पर्य क्या है? पता ही नहीं पड़ता। आप रात में सोते हो, देखते हो बिल्कुल आसमान साफ है, या थोड़ी देर पहले देखते हो सुबह जगने के बाद, सुबह जैसे सूर्य के उदय का समय होता है, 5:30-6 बजे करीब देखते हैं आसमान बिल्कुल साफ रहता है। 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद वापस आके देखो, चारों तरफ कोहरा धुंध छाया होता है, सफ़ेद सफ़ेद झाग टाइप का वो धुंध होता है। कब आया पता ही नहीं चलता। तो साइलेंट अराइवल, बिल्कुल शांत, चुपचाप उसका आगमन, और कब चले जाती है ये भी मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ी देर में गायब भी हो जाती है और शांति से चले भी जाती है। तो उसके अराइवल एंड डिपार्चर, आगमन और प्रस्थान का तरीका, किस तरह से शहर में शांति से चुपचाप आ जाती है, हार्बर में चारों तरफ है, बंदरगाह में फैल जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, एंड साइलेंट डिपार्चर भी हो जाता है उसका, और शांति से वो चुपचाप गायब भी हो जाते हैं, फॉग धुंध हो जाता है। तो इस तरीकों को बड़ी सुंदरता से कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ही हैज़ ब्यूटीफुली कंपेयर्ड, कवि ने केवल सुंदरता से वर्णन किया और उसके साथ साथ किया गया ब्यूटीफुली कंपेयर्ड, बड़ी सुंदरता के साथ तुलना भी की है। किसकी? द फॉग टू ए कैट, धुंध को, फॉग को कैट से किए कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है। किसकी तुलना हुई है? फॉग की तुलना हुई है। फॉग की तुलना किससे हुई है? कैट से हुई। बड़ी सुंदरता के साथ फॉग की तुलना कैट से उसने कर दी है। कैसे करी है उसने? बोथ द फॉग एंड द कैट, दोनों ही फॉग और कैट कम साइलेंटली, बड़ी शांति से चुपचाप आते हैं, एंड मूव ऑन साइलेंटली, और चुपचाप चले जाते हैं। बिल्ली की गतिविधि देखिए आप, घर के अंदर जैसे आप कोई चीज़ रसोई में अगर उसको पहुंचना होता है, बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता कब बिल्ली चल जाती है, कब जाकर दूध पी लेती है, अपना खाना खा, कुछ भी जो भी करना है वो करके कब निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। तो उसकी एक्टिविटी, गतिविधि जो होती है बड़ी साइलेंट, शांत होती है। तो इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक ऐसी कविता जिसको फॉग, बड़ी छोटी कविता है जिसको कार्ल सैंडबर्ग ने रचना की है। इस कविता के अंदर कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ बताया है कि किस प्रकार से धुंध एक शहर में, हार्बर में, बंदरगाह में, और चुपचाप आती है, और चुपचाप ही उस शहर से, बंदरगाह से चारों तरफ से
उसका प्रस्थान भी हो जाता, निकल जाती है। कब गायब हो जाती धुंध मालूम ही नहीं पड़ता। तो फॉग को यहाँ पर बड़ी सुंदरता से किया। विशेषता ये है कि यहाँ पर कवि ने क्या किया, बड़ी ही सुंदरता के साथ फॉग की तुलना, फॉग का कंपैरिजन जो है कैट के साथ किया। लेकिन तुलना करता है तो यहाँ पे सिमिली, उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे उपमा अलंकार सिमिली का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया। जब हम पोएम पढ़ेंगे, जब लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस जब पढ़ाएंगे, तो उसका डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली और मेटाफर के बीच में क्या अंतर है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देख लेना। और ये पोर्शन जो होता है अबाउट द पोएम, किसी भी कविता का, किसी भी पोएम का, जो आपने पढ़ा है, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा है, फायर एंड आइस पढ़ा है, अभी आगे भी पढ़ेंगे आप, जो भी जो अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट, तो पोएट के बारे में जानकारी हो जाएगी, वो तो छोटी सी रहेगी। लेकिन अबाउट द पोएम आपने पूरा कर लिया तो आपने लगभग समझ लीजिए सारा पोर्शन कर लिया। एक्सप्लेनेशन भी आप इजीली कर सकते हो, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, वो भी अच्छी तरह से कर सकते हो, और पोएम को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। इतना आपने ये कर लिया तो आधी चीज़ आपकी समझ में आ जाती है। इसको बड़ी सीरियसली आप इसको पहले लर्न कीजिए। आगे हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं पोएम के। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, द पोएम फॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोएम। द फॉग कम्स on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. छोटी सी पोएम है। पोएम को एक बार देख लीजिए। देखते ही आपको हो सकता है कुछ एक दो लिटरेरी डिवाइस के बारे में आपको मालूम भी पड़ गया होगा, होते, क्योंकि आप दो पोएम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर उसको अच्छी तरह से किया तो देखते ही मालूम पड़ गया होगा। पहले हम उसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। द फॉग कम्स, फॉग धुंध, कोहरा आती है, धुंध आती है, फॉग आता है। भाई कैसे आता है फॉग? ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन लिटिल कैट फीट, साइलेंटली, चुपचाप, दबे पाँव। जो ऑन लिटिल कैट फीट मीनिंग ग्लोसरी के अंदर लिखा आपने साइलेंटली, चुपचाप लिखा, आगे और लिख लीजिए आप दबे पाँव। दबे पाँव सटीक शब्द होता है। कुछ कुछ सटीक शब्द ऐसे होते हैं जो सटीक बैठते हैं। दबे पाँव आना, दबे पाँव आना मुहावरा है ना। दबे पाँव आना मतलब बिल्कुल ऐसे आना जैसे अपने आने की आहट किसी को सुनाई ना दे, बिना कुछ आवाज़ किए चुपचाप पाँव को ऐसे रखना जिससे किसी के ये नहीं पड़े। तो ये पूरा ही क्या, ऑन लिटिल कैट फीट, ये पूरा मुहावरा है, एक इडियम से, इडियम फ्रेसेस के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग धुंध जो है ऑन लिटिल कैट फीट, दबे पाँव आती है, चुपचाप आती है। फॉग के बारे में कभी बता रहा है यहाँ पर। फॉग जब भी, जो सर्दी के मौसम में जब सूर्य निकलने के तुरंत बाद जो रात में ओस की बूंदें जो गिर जाती है, या जो बर्फ़ के हल्का हल्का छोटा सा रूप, जो भारी बर्फ़ नहीं होकर के बर्फ़ के महीन कण जो होते हैं, डस्ट ऑफ स्नो की तरह जो अपने पृथ्वी तक पड़ने वाले होते हैं, जब सूर्य की गर्मी के कारण, जब सूर्य की रोशनी जब उससे पड़ती है तो वो एक रूप दिखाती है अपना। अंधेरे में तो दिखती नहीं है, तो वो धुंध के रूप में दिखाती है। जब पिघलने के लिए, जो ओस की बूंदें जब पिघलने के लिए जो कोहरा छा जाता है, सफ़ेद बादल टाइप छा जाते हैं, तो उसे धुंध कहा जाता है। तो फॉग जो आती है वो दबे पाँव, ऑन लिटिल कैट फीट। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। दबे पाँव आती है, बिल्ली की तरह आती है। ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों में आना, इट मीन्स दबे पाँव। जैसे बिल्ली दबे पाँव आती है वैसे ही वो आती है। तो फॉग की तुलना बिल्ली से की गई। तो यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ। क्या यूज़ हुआ? मेटाफर। लिटरेरी डिवाइस जो आया शुरू होते ही अपने पास जो आया वो क्या आया? मेटाफर। क्या आया? मेटाफर, रूपक। मेटाफर का मतलब क्या होता है? रूपक। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। मेटाफर, जब तुलना की जाए दो असमान गुणों वाले व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति वस्तु या वस्तु व्यक्ति की आपस में तुलना की जाए, और उस तुलना के अंदर, उस कंपैरिजन के अंदर लाइक एज,
ऐसे शब्द नहीं हो, यानी डायरेक्ट तुलना, डायरेक्ट कंपैरिजन जो की जाती है वो सिमिली होती है, लेकिन लाइक एज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिमिली होती है, लेकिन डायरेक्ट तुलना नहीं की जाए। उनकी आपस में तुलना तो की जा रही है, लेकिन घुमा की जो तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं, रूपक कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे मान लीजिए उदाहरण की तरह कि महाराणा प्रताप युद्ध में शेर के समान लड़े। शेर के समान, मेरी बात को सुनना अच्छी तरह से, महाराणा प्रताप युद्ध में एक शेर के समान लड़े। तो यहां पर महाराणा प्रताप की तुलना किससे की जा रही है? शेर से की जा रही है, लेकिन बोला क्या जा रहा है? शेर के समान। महाराणा प्रताप फॉट लाइक ए लायन इन द बैटल। शेर के समान लड़े, शेर जैसा लड़े उन्होंने, तो जैसा या समान शब्दों का प्रयोग करके किया था। आपस में डायरेक्ट तुलना की जा रही है, किससे? शेर से। अब एक दूसरा इसी वाक्य को, सेंटेंस को मैं कहता हूं आपके सामने, देखिए आप, महाराणा प्रताप युद्ध में शेर थे। महाराणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड। महाराणा प्रताप युद्ध में क्या थे? शेर थे। देखिए आप, महाराणा प्रताप युद्ध में शेर के समान लड़े, यानी डायरेक्ट तुलना की जा रही है, वो बिल्कुल शेर जैसा लड़े, जैसा शेर की तरह दहाड़ना, शेर की तरह बिल्कुल। लेकिन यहां पे दूसरा, महाराणा प्रताप युद्ध में शेर थे। दोनों में भी तुलना हो रही है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट तुलना हो रही है और यहां पे इनडायरेक्ट तुलना हो रही है। तुलना तो हो रही है, लेकिन घुमा कर हो रही है, छिप कर हो रही है। तो दो असमान गुण, महाराणा प्रताप व्यक्ति, शेर जानवर, दो असमान गुण, दो असमान वस्तु या दो व्यक्ति वस्तु, इनकी आपस में तुलना अगर सीधे सीधे की जाए, सिमिली, जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार, यहां पर मेटाफर हो गया। तो फॉग को की तुलना किससे की गई? कैट से, मेटाफर का यूज किया गया। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। धुंध दबे पांव बिल्ली की तरह, बिल्ली के पैरों में दबे पांव आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। आती है, आने के बाद बिल्ली क्या करती है? देखो आप, दबे पांव घर रसोई में प्रवेश कर गई, उसके बाद क्या करती है? दबे पांव प्रवेश करने के बाद वो बैठती है। बिल्ली की बैठने की स्थिति को देखिए आप, बैठ गई, कैसे बैठती है? वो आगे लाइन में आ रही है, आगे उसको मैं ये करूँगा, बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या करती है? जैसे बैठ गई, बैठने के बाद क्या करती है? पहले इधर देखती है, इधर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से अपना काम करके निकल जाती है। तो उसी तरह से इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, वो बैठ जाती है, यानी धुंध आ गई, धुंध आकर बैठना, बैठना मतलब धुंध आकर छा जाना। बिल्ली बैठ जाएगी और धुंध छा जाएगी। कहाँ पर? लुकिंग ओवर हार्बर, बंदरगाह को देखते हुए, यानी बंदरगाह की तरफ सबसे पहले प्रवेश करेगी, बाहर से आएगी, शहर के बाहर से बंदरगाह के पास आएगी, समुद्र के पास, एंड सिटी, फिर शहर में प्रवेश करेगी, शहर में छा जाएगी। कैसे? ऑन साइलेंट हॉन्चर्स, बिल्कुल शांत चुपचाप, साइलेंट हॉन्चर्स, सिटिंग ऑन नी बैंड, घुटनों को मोड़कर, घुटने के बल बैठना। जो बिल्ली आती है दुबक के इस तरह से बैठ जाती है, बैठ गया करती है बिल्ली, पहले इधर देखती है, इधर देखती है, देख रही, कोई नहीं देख रही है, अगर कोई देख लिया तो लगता है बिल्ली तो चुपचाप बैठी है, इस टाइप से। और उसके बाद क्या करेगी? वो अपना काम करके निकल जाएगी। तो इसी तरह से धुंध बिल्ली के समान जैसे दबे पांव आती है, वैसे उसी प्रकार से बैठ जाती है और उसी तरह से चारों तरफ से देखती है, बंदरगाह में फैल जाती है, फिर शहर में फैल जाती है, फिर उसके बाद क्या, एंड देन मूव्स ऑन, फिर वो आगे निकल जाती है। धुंध का काम इतना ही होता है, कब आती है और कब जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। दबे पांव आती है और दबे पांव अपना काम करके चले जाती है। तो यहाँ पे देखते ही आपको, यहाँ इसके अंदर मालूम पड़ गया आपको मेटाफर। मेटाफर के बाद एक और आपके पास आ रहा है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण, मानवीकरण, ये भी एक अलंकार है। इसमें क्या होता है? फायर एंड आइज में देखा होगा कि इनह्यूमन थिंग्स आर इनह्यूमन ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स। जो मानव नहीं होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु, वो इस प्रकार से काम करते हैं जैसे कि वो जीव है उनके अंदर, वो ह्यूमन की तरह, मानव की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, इनह्यूमन ही है, मानव तो है ही नहीं। फॉग क्या कर रहा है? जीवित व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। तो ये पर्सोनिफिकेशन, फॉग क्या है? ये हो गया। अब इसके बाद एक और यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने पास, एक और आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए आप, इसको देखते ही आपका बोलेगा क्या है? एक और लिटरेरी डिवाइस,
देखिए, देखने पर मालूम पड़ेगा आपको। शुरू की 2 लाइन, देयर इज नो कॉमा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4, इन 4 लाइनों में देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखा जाए एक्सेप्ट द फुल स्टॉप। इट इज इन द कंक्लूडिंग पार्ट, बिल्कुल अंत में दिया गया फुल स्टॉप। जब 2 से अधिक लाइन किसी पोएम में, किसी कविता में 2 से अधिक लाइन विदाउट पंक्चुएशन के डिफरेंट लाइंस में लिखा जाए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनजैम्बमेंट। क्या कहेंगे? एनजैम्बमेंट, एनजैम्बमेंट। यहां पर तीसरा जो लिटरेरी डिवाइस आया है वो क्या है? एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट का अच्छा सा उदाहरण है, डस्ट ऑफ स्नो भी एनजैम्बमेंट का था, फायर एंड आइस भी एनजैम्बमेंट का था, और ये भी एनजैम्बमेंट का है। अब इसके बाद इसको देखिए आप, हम राइम स्कीम निकालने की कोशिश करते हैं। राइम स्कीम निकालने की कोशिश करेंगे तो लास्ट लेटर क्या है? कम्स, फिर उसके बाद क्या है? फीट, उसके बाद लुकिंग, फिर सिटी, फिर हॉन्चस, फिर ऑन। अब इनको आपस में मिलाइए। कम्स को फीट से नहीं मिल रहा, कम्स को लुकिंग से नहीं मिल रहा, कम्स सिटी से नहीं मिल रहा, कम्स हॉन्चस से नहीं मिल रहा, कम्स ऑन से नहीं मिल रहा, फीट लुकिंग से नहीं मिल रहा है, फीट सिटी से नहीं मिल रहा, फीट हॉन्चस से नहीं मिल रहा, फीट ऑन से नहीं मिल रहा। तो कोई भी वर्ड किसी से नहीं मिल रहा। There is no rhyme scheme. There is no rhyme scheme in this poem. इस पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। When there is no rhyme scheme in the poem, and in that case the poem is considered as free verse. अगर किसी कविता के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती है तो उसे फ्री वर्स माना जाएगा, मुक्त छंद। ये कविता तो है, पोएम तो है, लेकिन राइम नहीं है। राइम होगा तो उसके अंदर राइमिंग वर्ड, आखिर के शब्द मैच करेंगे। उन राइमिंग वर्ड से क्या होगा कि राइम बनेगी, तुकबंदी बनेगी, ताल वगैरह बनकर गीत को गाने का भी वो प्रोसेस आगे चलता है, वो होता है। लेकिन इसके अंदर राइम स्कीम कोई नहीं है, तो क्या हो गया? फ्री वर्स। अब लिटरेरी डिवाइस के अंदर जो इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस जो काम में आई है, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस जो यहाँ पर काम आई, नंबर 1 तो क्या है? मेटाफर, नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 3 एंजॉयमेंट, और ये इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम। चौथा जो है उसका विशेषता में क्या हो जाएगी आपकी? इसकी चौथी जो होती है ये आपकी विशेषता हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? ये इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम, मुक्त छंद कविता है। तो यहाँ पे देखने की बात है, द फॉक्स कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, धुंध जो है बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, आगे दबे पाँव बैठ जाती है और हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह की चारों तरफ, बंदरगाह रहता है समुद्र किनारे, वहाँ पे देखती है, शहर में देखती है। ऑन साइलेंट हैचर्स, बिल्कुल दबे पाँव, घुटनों के बल बैठती, जैसे बिल्ली देखती है वैसे दबे पाँव बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, फिर उसके बाद आगे निकल जाती है। इतने में कवि है, लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या जाता है? धुंध आ रही है, फॉग जो है, फॉग आता है, फॉग पड़ने के बाद क्या होता है? वो बिल्ली की तरह आता है, दबे पाँव बिल्ली की तरह बैठता है और चारों तरफ देखता है, जैसे शहर में देखता है, बंदरगाह में देखता है। फिर उसके बाद चुपके से धीरे से प्रस्थान निकल के चले जाता। लेकिन मैसेज क्या मिला यहाँ पर? तो थीम क्या कहेंगे हम, सेंट्रल आइडिया क्या कहेंगे? मैसेज इसी प्रकार से हमें निकालना पड़ता है बेटा। वी शुड अंडरस्टैंड इट, हमें इसको समझना पड़ता है। इसमें समझने से क्या हो गया? जिस प्रकार से फॉग भी एक बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है और चारों तरफ छा जाती है और दबे पाँव ही निकल जाती है, इतना ही है। जो जिस प्रकार से फॉग ये काम करती है, क्या करती है? बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है, पूरे शहर में छा जाती है, बाहर छा जाती है, जंगलों में छा जाती है, बंदरगाह पे छा जाती है, चारों तरफ छा जाती है और चुपचाप ही दबे पाँव निकल जाती है। उसी प्रकार मानव को भी अपने काम जीवन में करके निकल जाना चाहिए। जिस प्रकार से फॉग, कवि यहाँ पे संदेश ये देना चाह रहा है, इतना पढ़ाने से मतलब कि यार कविता में कुछ नहीं है। इस पोएम के अंदर एक फॉग आई, बिल्ली की तरह आई, दबे पाँव बैठी, शहर में देखी, निकल गई, क्या हुआ? कुछ नहीं है। तो इसको हमें समझना पड़ता है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्किल आनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कवि, क्या कहने का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से एक फॉग दबे पाँव बिल्ली के तरह दबे पाँव आकर दुबक के बैठ जाना, चारों तरफ छा जाना, शहर में छा जाना, हार्बर में छा जाना, फिर चुपचाप निकल जाता है फॉग। इसी प्रकार से हमें मानव जाति को, हमें इंसानों को अपने काम भी, चाहे कठिन काम हो, चाहे सरल काम हो, जीवन में कोई से भी काम हो, ऐसे काम चुपचाप करके निकल जाना चाहिए।
मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब सफलता मिलेगी तब उसकी शोर होगी, बाकी उसकी तैयारी। अब जैसे आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऐसे करो किसी को मालूम ही नहीं पड़े। आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। 2 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 5 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, लेकिन साल भर आप मेहनत करोगे। जब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इतना शानदार होगा, जितना शानदार होगा तो क्या होगा, उसका शोर मचेगा, पूरी दुनिया आपके इसके अंदर खुशियां मनाएगी। सपोज करो फर्स्ट आते हो आप, आपके अखबार में आपके या फिर आपका नाम फोटो छप जाती है तो अपने आप शोर मच गया। सफलता इतनी अपने आप ऐसी सफलता होनी चाहिए जो खुद शोर मचाए, लेकिन सफलता का प्रयास बिल्कुल शांत होना चाहिए। कैसा, फॉग की तरह, दबे पाँव बिल्ली की तरह आ जाना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, चारों तरफ देख के अपना काम करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। तो हमें अपने कार्य को भी फॉग के समान करना चाहिए। ये यहाँ पर कवि हमें संदेश देता है, ये मैसेज है, इसका लेसन है, इस पोएम की थीम है, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है। ये तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक के पोएम के बारे में एक्सप्लेनेशन तक का हो गया, क्योंकि पोर्शन थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा, तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी आपके। मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होंगे उसको ये करूँगा। इसको आप पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है। आज यहाँ तक ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।